बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज FA2 का टेस्ट 1 है जिसका टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन और जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, सेल टैक्स हो गया, डिस्काउंट्स। तो आज हमारा बेसिक सा टेस्ट था, टेस्ट 1। इसको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। He started his business at start of the current period by transferring 10,000 from his personal bank account into his newly opened business bank account. He also transferred ownership of his personal car to his business at a value of $8,000 as it would be used entirely for business use. He raised $6,000 as a loan from a bank in the period. Received gifts from family members of $500 which he paid into the business bank account. He withdrew $4,000 from his business bank account in the period. Using the accounting equation, what is the closing capital or equity? तो हमने पढ़ा था, अब देखो इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है सबने, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में वो ये जज कर रहा था कि आपको क्या ये पता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो इक्विटी नहीं होती। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो आपके कैपिटल में ऐड नहीं हो सकता। हाँ, आपने किसी से गिफ्ट लिया है और वो बिजनेस को दे दिया है तो इसका मतलब आपने अपनी चीज बिजनेस को दी है, वो भी आपकी तरफ से क्या है, कैश कंट्रीब्यूशन है। अब आपको देखें, आप ईद आई, आपको कोई घर में मेहमान आया और उसने आपको ईदी दे दी, अब वो पैसे तो आपके हैं ना। इसके बाद आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कैपिटल ही कंसिडर होगा। आपको गिफ्ट मिला था, वो अब उस पैसों पे हक आपका था, अब आपने उसे बिजनेस को दे दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10,000। फिर आपने एक अपनी कार बिजनेस के नाम ट्रांसफर की और साथ मैंने ये भी लिखा कि वो जो कार आपने ट्रांसफर की अब वो इंटायरली बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज की जाएगी, तो इसका मतलब वो भी आपके लिए क्या है, कैपिटल है। तो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 500 माइनस ड्राइंग्स हमने कितनी की हैं, 4,000 की ड्राइंग्स की हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, 14,500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि अगर हम ड्यूरिंग द पीरियड लोन रेज किया जाए तो वो लोन कैपिटल नहीं होगा, वो लायबिलिटी ही होगी। लेकिन सर लोन लेके मतलब लोन लेते हैं तो उसके जो पैसे आते हैं वो पैसे तो कैपिटल में ही है। देखो अब ये दो बातें, मैंने पर्सनल लोन लिया और बिजनेस को दिया तो वो मेरी लायबिलिटी है। अगर मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया तो बिजनेस उसे वापस करेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं एसबीएम ने एक लोन लिया तो एसबीएम की लायबिलिटी है ना। मैंने पर्सनल लोन लेके मैंने किसी अपने मामे चाचे से पैसे लिए और बिजनेस को दे दिए और मैं उन्हें वापस करूंगा, बिजनेस वापस नहीं करेगा। तो ये कैपिटल है, मैंने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया। अगर बिजनेस ने लोन लिया है तो वो उसकी लायबिलिटी। यहाँ पे ये फाइंड नहीं करना है कि कंट्रीब्यूटेड इन द, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वो कहते हैं यूजिंग द इक्विटी अकाउंटिंग क्लोजिंग ओपनिंग प्लस इक्विटी, व्हाट फिगर शुड बी द इक्विटी कंट्रीब्यूटेड इन द पीरियड। कितनी इक्विटी कंट्रीब्यूट की गई है ड्यूरिंग द पीरियड, तो कितनी कंट्रीब्यूट की गई है, कितनी कंट्रीब्यूट की गई है। क्वेश्चन की तरह से इसको देखें, आपसे उसने क्लोजिंग कैपिटल नहीं पूछा, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था 10,000 प्लस कितना कैपिटल आया जी, कार कितने की आई, 8,000 की प्लस 500 माइनस 4,000, तो कितना आ गया 14,000। अगर तो आपसे पूछता कि बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है तो कितना होता, 14,500। और अगर यहां पे जो पूछ रहा है व्हाट फिगर शुड बी यूज फॉर इक्विटी कंट्रीब्यूटेड इन द पीरियड, इक्विटी कंट्रीब्यूटेड इन द पीरियड इज दिस वैल्यू। 8,000 का इक्विटी का कंट्रीब्यूट किया है, 500 जो उसे गिफ्ट मिला था वो भी उसने कंट्रीब्यूट किया है। अगर क्लोजिंग कैपिटल पूछता तो 14,500। इक्विटी भी तो सर कैपिटल भी कहते हैं, स्टेक को कहते हैं कि मेरा इक्विटी कैपिटल को कहते हैं। तो आपने कितना कैपिटल इस पीरियड में ऐड किया,
8,500 तो उसने ये कहा हुआ है कि ओपनिंग हमारे पास स्टार्टेड हिज बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड बाय ट्रांसफरिंग 10,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। ये तो स्टार्ट ऑफ द ड्यूरिंग द पीरियड कितना किए? 8,000। इक्वेशन में डाल के कर सकते हैं कि इक्वेशन गिवन है इसको। देखो ये लिखी इक्वेशन ही है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश इंट्रोड्यूस प्लस ये भी कैश, ये कार इंट्रोड्यूस थी, ये कैश इंट्रोड्यूस, तो ड्यूरिंग द पीरियड कितना इंट्रोड्यूस किया? 8,500। और अगर क्लोजिंग कहता तो 14,500। क्वेश्चन नंबर 2, costs should be reported in profit and loss in the same period as they are incurred rather than when they are actually paid for. Which fundamental accounting concept does this apply to? This concept is accrual or matching concept. जिस पीरियड की कॉस्ट उस पीरियड में चार्ज करें, जिस पीरियड की इनकम उस पीरियड में रिकॉर्ड करें। तो ये कंसेप्ट हमने accruals and prepayment का चैप्टर भी पढ़ा, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट या accrual कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following defines the historical cost principle? Assets are always shown at the price they was paid for them. Assets are initially recorded at their purchase price. This is historical cost method या मॉडल, जो भी आप इसे कह लें। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है? जिस दिन हिस्ट्री से बात आई, जिस दिन खरीदा था उस प्राइस पे इनिशियली आपने किस पे रिकॉर्ड करना है? एट कॉस्ट परचेज प्राइस रिकॉर्ड करना है। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4, We Bank Ledger Control account at 31st August 20X shows a balance at the bank of 1560 as a current asset, means positive balance. The bank statement includes some items that do not appear on the journal ledger, which are unpresented check, uncleared bank charges, dishonored check. What is the correct bank balance to include in V statement of financial position at 31st अगस्त 20X6? तो अब ये कौन सा सवाल है जी? बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन में हमने क्या पढ़ा था? हमें कौन सा बैलेंस गिवन है? हमें कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कैश बुक का कितना बैलेंस गिवन है? 1560। और कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। 1560 पॉजिटिव या डेबिट बैलेंस है। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने कहा था कहां पे एडजस्ट होते हैं? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, तो यहां पे ये एडजस्ट नहीं होंगे। अनक्लियर लॉजमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होती हैं। कैश बुक में नंबर 1 बैंक चार्जेस लेस होंगे, डिसऑनर चेक लेस होंगे, तो हमारे पास ये जो बैलेंस आ जाएगा, दिस इज रिवाइज बैलेंस। मैंने बार बार आपको इससे पहले भी बताया है, इसे हम रिवाइज कहते हैं, इसे हम करेक्टेड, एडजस्टेड, और ये वो बैलेंस है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ करंट एसेट और अ करंट लायबिलिटी। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? करंट लायबिलिटी। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? करंट एसेट। इससे आसान बात हो सकती है। ये FA1 लेवल का सवाल है जो आपसे FA2 में दोबारा पूछा गया है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन FA2 का पार्ट भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। आंसर आप लोगों का 1410। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement best define the accounting concept of materiality? Only item of interest to all users are directly identified in the financial statement. An item is material if it would affect many users' opinion on the financial statements. Yes, हमने यही कहा था। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है कि अगर वो चीज़ जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को चेंज कर ले, बड़ी अमाउंट को मटेरियल अमाउंट कहते हैं। हर वो चीज़ जो डिसीजन मेकर को के डिसीजन को इफेक्ट करती है वो मटेरियल होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following item is or fundamental accounting concepts according to the conceptual framework? अब यहाँ पे आप लोगों ने एक गलती सब ने की है। हमने फंडामेंटल क्या पढ़े थे? फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जो 2 होती हैं, जो क्या है? फेथफुल एंड रेलेवेंस। वो क्या थी? फंडामेंटल क्वालिटी थी। यहां पे उसने कहा बताओ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? कंसेप्ट्स
और क्वालिटी में फर्क है। आप सब ने दोनों क्वालिटी लगाई है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि एग्जामिनर ये सवाल जरूर पूछता है, तो आपने भी कहा ये वही सवाल है और आपने पढ़ा नहीं और आपने ऑप्शन क्या टिक की, रेलेवेंस एंड फेथफुल। रेलेवेंस एंड फेथफुल का क्वेश्चन जरूर आएगा, बट वहां पे क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और यहां पे क्या कह रहे हैं कि दो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन से हैं, तो दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अक्रूवल जिसकी बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाती है, गोइंग कंसर्न जिसकी बेस पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन में हम करंट और नॉन करंट जो स्प्लिट कर रहे होते हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये गोइंग कंसर्न है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम कह रहे हैं पीरियड की कॉस्ट उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये अक्रूवल कंसेप्ट है। तो अक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस कंसेप्ट पे बनाई जाती है, गोइंग कंसर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, which two of the following statements about books of prime entry are correct? The cash book record movement in and out of the bank account, yes। जितनी भी हमारी बैंक की इन आउट होती है वो हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। The cash book records movement in and out of petty cash, no। अगर यहाँ पे लिखा होता the petty cash book records तो हम कहते ठीक है। They are part of the journal ledger, they must be maintained by all business, must तो नहीं है। They summarize a potentially large number of similar transactions, yes। मतलब एक डे बुक में एक ही तरह की चीजें होती हैं, एक डे बुक में एक ही तरह की, जिस तरह सेल डे बुक है तो सारी क्रेडिट सेल्स, तो जनरली एक डे बुक में एक तरह की सारी ट्रांजैक्शन को समराइज किया जाता है। तो ए एंड लास्ट ऑप्शन, ठीक है, मैंने यहां पे आपको 5 ऑप्शंस दी हुई थी, डी नहीं है, ये ई ऑप्शन बनती है, ए एंड ई। क्वेश्चन नंबर 8, F accidentally record a sales on credit as a cash sales. He spot his mistake and makes a correcting journal in the journal book. What will the impact of the correction be on the F accounting records? कहते हैं जब करेक्शन करेगा, देखो ये बात जब भी एरर का सवाल आए तो आपने एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि वो आपसे बिफोर करेक्शन पूछ रहा है या आफ्टर करेक्शन पूछ रहा है, और ये उलट हो जाएगा ना। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही थी ठीक करेंगे तो डिक्रीज करेंगे, ये बात याद रखनी है। तो उसने क्या कहा है, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द करेक्शन, करेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा। तो हमने रिकॉर्ड क्या की है, कैश सेल्स थी, हमने क्या रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर दी। तो क्रेडिट सेल्स थी, हमने क्या रिकॉर्ड कर दी, कैश रिकॉर्ड कर दी। तो अब हमने रिसीवेबल्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और कैश को डिक्रीज करेंगे, और सेल्स को छेड़ेंगे नहीं, सेल्स को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। अगर डेबिट रिसीवेबल होना था, आपने डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स कर दिया, तो सेल्स तो आपने दोनों सूरतों में क्रेडिट किया है, सेल्स को नहीं छेड़ेंगे। आप क्या करेंगे, कैश को कम कर देंगे, क्योंकि आपने क्या एंट्री की, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, क्या होनी चाहिए थी, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। तो देखिए उसके पूछने का अंदाज बदल गया, बट वही डबल एंट्री है ना। जो रेक्टिफाइंग एंट्री असल में पूछी थी कि आपने कैश सेल्स या क्रेडिट लिख दिया या क्रेडिट को कैश लिख दिया, रेक्टिफाई कर दें, तो सेल्स के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या ऑप्शन दी हुई थी, रिसीवेबल्स कैश सेल्स, बताओ इनमें से क्या इंक्रीज होगा, रिसीवेबल्स कैश सेल्स, बताओ इनमें से क्या डिक्रीज होगा। तो आपने एक इंक्रीज की ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी और एक डिक्रीज की ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, a business has a policy of matching the cost of similar item of property, plant and equipment over the same 5-year period. Which fundamental accounting principles are relevant in the development of the above accounting treatment? Accrual? Yes, relevant. Going concern? Yes. Consistency? Yes. तीनों relevant हैं। Depreciation हम same depreciation over the period, consistency. Going concern जो हम split कर रहे हैं नॉन करंट करंट में, तो ये क्या है, यहाँ पे going concern भी अप्लाई हो रहा है, और जिस पीरियड की कॉस्ट है depreciation हम उसी पीरियड में चार्ज कर रहे हैं, तो ये क्या है, accrual भी है। तो तीनों चीजें इससे रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following best define the business entity concept in accounting? देखिए ये आप किसी पहली के बच्चे को लें जो FA1 का हमारा पहली क्लास है, तो वो भी आपको ये बताएगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है।
To report the assets, liabilities and capital of business at a point in time. नहीं, मैंने अगली की ऑप्शन पढ़ ली. Which of the following best define the business entity concept in accounting? The accounting records are only maintained if the purpose of the business is to make a profit. The owner and the business are treated as a separate from each other. Yes. This is the correct option. Question number 11. What is the principle used to a proprietor of preparing a statement of financial position? कि financial position बनाने का main objective क्या है? To report the assets, liabilities and capital of a business at a point in time, at some particular time. किसी भी खास time के ऊपर आप assets, liabilities और capital को एक जगह पे लिखते हैं, तो ये purpose किसका है? Statement of financial position का. ठीक है. नेक्स्ट में वो क्या कहता था बी पॉइंट में? टू प्रोवाइड अ रिलायबल वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस एट एन पॉइंट इन टाइम, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच प्रॉफिट और लॉस, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ती है. टू रिपोर्ट द मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ओवर द पीरियड, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी पड़ती है. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है? ये हमारा एफएफए का टॉपिक है. ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12. बी बिजनेस स्टार्टेड द करंट अकाउंटिंग पीरियड विद नेट एसेट्स ऑफ 149,241. He paid 8,000 from his personal bank account into his business bank account in the first month of the year and transferred 56,000 from the business bank account to his personal account on the last day of the accounting period. The net assets at the close of business on the last business day of the period were 140,347. What was the profit of B business during the accounting period? तो देखिए इधर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो अभी यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी भी हुई थी, उसी इक्वेशन को यूज करके हमने क्या निकालना था? प्रॉफिट निकालना था. नेट एसेट्स किसको कहते हैं? कैपिटल को कहते हैं. हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, कैश इंट्रोड्यूस भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है. प्रॉफिट. ठीक है. ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. बस आप इक्वेशन में डालें, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 38,926. अब देखो ना, जो उसने इंट्रोड्यूस कराया अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस में, वो कैश इंट्रोड्यूस है. जो उसने बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में लेके आया वो क्या है? ड्राइंग्स है. क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं अशरफ बैलेंस ऑन हिज बैंक लेजर अकाउंट इन हिज जर्नल लेजर एट द एंड ऑफ Feb was 1348 debit. 1348 debit. This is cash book balance. This is cash book balance. His bank statement showed a balance at the close of the business on the same day. Business कह रहा है, जो बैंक स्टेटमेंट है वो कह रही है 653 overdrawn. अब देखते हैं, कहता है he has prepared a bank reconciliation that show only 2 items. Outstanding lodgements. Outstanding lodgements हमें पता है ऐड होती हैं 4877 and also some unpresented checks. Unpresented checks क्या होते हैं? लेस होते हैं. कहते हैं फाइंड करो ये अनप्रेजेंटेड चेक क्या है. ये सवाल है कितना सिंपल. अब हमें पता है कैश बुक में एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दिस मीन कि रिवाइज बैलेंस भी 1348 ही है. और ये बैलेंस भी कितना आएगा? 1348. हमने क्या फाइंड करना है? ये x फाइंड करना है. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? 4877 minus 653 minus x is equal to 1348. अब मैं इसको इधर ले जाता हूं और x को इधर ले आता हूं, बाकी सारी बैलेंस उसी तरह रहेंगे. 4877 minus 653 minus 1348 is equal to x. So x is
2876। नहीं, कितना सिंपल सा सवाल था। अभी तक आपके पास 2 से 3 बैंक स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए हैं और सारे ही आसान सवाल थे। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, नो ऑन रिकॉर्डेड आइटम, तो यही बैलेंस क्या है, रिवाइज बैलेंस। ये और ये बैलेंस दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब ये जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का गिवन है। नॉर्मली इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमसे ये वाला एक्स फाइंड करवाता था, तो अब इसने ये बैलेंस दे दिया है, हमें इन दोनों में से एक बैलेंस दे दिया है, एक फाइंड करवा लिया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, B sell goods on credit to a customer at a price of 1000. The customer then pay in cash quickly after the sale in order to obtain a settlement discount of 3%. What is the correct presentation of the early settlement discount in the financial statement? तो कहते हैं जी इससे डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रिसीवेबल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे 30 से। क्वेश्चन नंबर 15, as buy goods for his business with a list price of 1000 on credit. When they are delivered, he inspects them and finds then that 20% of the goods received are faulty. He returns this 20% to the supplier. Assuming that the purchase was initially recorded at the value of 1000, what is the correct journal entry to record the return? तो रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, सेल्स रिटर्न की क्या, परचेज रिटर्न की क्या एंट्री है, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, परचेजेस। ठीक है जी, इससे आसान हो सकता था सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, you are performing a bank reconciliation and you notice that 3 items that wholly explain the difference between the figure in your journal ledger and the figure on the bank statement on the same day. Again, bank reconciliation. What effect will each of these items have on the bank balance in the statement of financial position? Omitted bank charges. जब आप बैंक चार्जेस को ओमिट करेंगे तो आपका ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये कम बैलेंस आ जाएगा ना, तो हमारा जो बैलेंस कहाँ पे रिपोर्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिड्यूस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कहता है, चेक ओमिट किया हुआ ना, ओमिट जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। चेक रिटर्न बट नॉट येट ड्रॉन बाय द पेई। देखो हमने एक बंदे को चेक लिखा था और उसने अभी तक ड्रॉ नहीं किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड। तो अनप्रेजेंटेड यहाँ से लेस नहीं होते ना, जो ये बैलेंस है और इस बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, विल नॉट अफेक्ट बैंक इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले में क्या होगा, विल डिक्रीज बैंक बैलेंस, दूसरे में क्या होगा, विल नॉट अफेक्ट। क्यों, क्योंकि जब हमने एक बंदे को चेक लिखा था, जैसे ही हमने चेक दिया, उसने बेशक प्रेजेंट नहीं किया, हम माइनस कर चुके हैं, हम अपने बैलेंस को कम कर चुके हैं, दोबारा बैलेंस कम नहीं करेंगे। तीसरी बात भी देखते हैं, कहता है चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन रिटर्न अनपेड। ठीक है, अ चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन रिटर्न अनपेड, तो ये कौन सा चेक है, ये डिसऑनर चेक है, और डिसऑनर चेक हमारा कैश बुक बैलेंस से माइनस होता है, तो ये हमारे बैंक बैलेंस को कम करेगा, तो विल डिक्रीज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो कितनी आसान सी बात थी, आपको सवाल ही समझ नहीं आया था, इस वजह से आपने गलत किया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17, in which two of the following situation is there a satisfactory reconciled balance between the bank statement and the bank ledger account? कहता है कब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कौन सी दो सिचुएशन है। देखें इस एग्जाम में FA2 में आपको वो कहेगा विच टू ऑफ द फॉलोइंग, 4 में से या 5 में से 2 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी होगी, और वो 2 को बोल्ड भी करता है आपके लिए, कि अगर आपको नजर नहीं आ रहा मेरा 2 कहना, तो इसमें भी आप देखें इस सवाल में भी क्या है, इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक ऑप्शन सेलेक्ट की, यहाँ भी तो आप एक क्लास में तो सिलेक्ट कर लेते हैं, बट जब आप रियल एग्जाम में होंगे तो वहाँ पे विंडो पे आपका वार्निंग आ जाएगी कि आपने एक सिलेक्ट किया, आप दूसरा भी सिलेक्ट करें तभी आगे जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए ये एक अच्छी बात भी है। तो पहला बैलेंस क्या कहता है जी, कहता है
कब दोनों बैलेंस आपस में रिकंसाइल होंगे? द बैंक स्टेटमेंट शोज 1500 क्रेडिट, द बैंक लेजर शो 1500 डेबिट, नो डिफरेंस हैज बीन आइडेंटिफाइड, दैट्स, ये दोनों क्या है? रिकंसाइल है ना। बैंक स्टेटमेंट कह रहा है मैंने आपके 1500 देने हैं, हम कह रहे हैं हमने आपसे 1500 लेने हैं, तो कोई रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है, दोनों बैलेंसेस एग्री हैं। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी देखें, द बैंक स्टेटमेंट शोज 1500 डेबिट, द बैंक लेजर शोज 1500 डेबिट, नो डिफरेंस हैज बीन आइडेंटिफाइड। तो ये बात गलत है। वो देखो दोनों लड़ रहे हैं, कहता है तूने मेरे देने, वो कहता है नहीं तूने मेरे देने। एक कह रहा है मेरे रिसीवेबल, दूसरा कहता है मेरे रिसीवेबल्स हैं, तो यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट कब नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूं मैंने आपके देने हैं, आप कह रहे हो जी मैं लेने हैं, मैंने देने हैं तो आपने पैसे वही लेने हैं, तो यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने आपसे लेने हैं, वो कह नहीं नहीं आपसे मैंने लेने हैं, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी लड़ाई बन रही है। तो ये बैलेंस, ये बात नहीं हो सकती, तो दूसरी बी ऑप्शन नहीं हो सकती। तीसरा देखें, द बैंक स्टेटमेंट शोज 1500 क्रेडिट, द बैंक लेजर शोज 1300 डेबिट, अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 200। तो अनप्रेजेंटेड चेक कहां से लेस होते हैं? बैंक स्टेटमेंट से। तो 200 बैंक स्टेटमेंट से लेस करो तो क्या आ जाएगा? 1300। तो 1300 क्रेडिट, यहाँ पे 1300 डेबिट, तो दोनों इक्वल हो गए? Yes. दोनों इक्वल हो गए? Yes. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ना, बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस बता रहा है? 1500 क्रेडिट, बैंक लेजर का कैश बुक का बैलेंस कितना बता रहा है? 1300, और साथ बता रहा है अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 200। तो अनप्रेजेंटेड कहां से लेस होते हैं? बैंक से। तो बैंक से 200 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, इसी के साथ है, ये ऊपर से हर एक के साथ साथ आ रहा है। अच्छा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, which two of the following phrases are part of the definition of a liability? A liability is a present obligation arising from past event, the settlement of which requires an outflow of economic resource. ये तो पहले दिन की हमारी definition है। तो क्या होती है जी? definition में क्या आता है? An outflow of resource, an obligation. Obligation भी होती है और गलत लिखा हुआ है इसमें, एन ऑब्लिगेशन एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, लास्ट दो ऑप्शन होंगी, लास्ट दो ऑप्शन, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं होता, कंफर्म होता है ना। एक्सपेक्टेड आउटफ्लो तो नहीं होगा ना, कंफर्म होता है कि हमने पे करना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, Mark makes sales to his customer Chris. Chris accidentally paid the sale invoice of 95 two times, and both receipts from Chris are recorded in Mark's book of prime entry as a receipt from a receivable. Mark then make a cash refund to Chris of the second time. What will the impact of the refund to Chris in Mark's books? तो जब आप रिफंड करते हैं तो आपको याद होगा कि ये कैसी एंट्री थी जो आपको FA1 में समझ नहीं आती थी। तो हमने क्या पढ़ा था? डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट कैश। तो डेबिट रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे और कैश डिक्रीज होगा, ये उसकी डबल एंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 20, She started a new business on 1st October 2007. In the year ended 30th September 2008, she introduced capital of 30,000 and paid 500 per month from her business bank account to her personal bank account. On 30th September 2008, the net assets of the business were 15,800. What was the profit or loss of the business in the year ended 30th September 2008? Again, वही हमारे पास accounting equation, opening capital plus cash introduced plus profit minus loss माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। यहाँ पे कैपिटल को आपको FA2 में बार बार नेट एसेट्स के नाम से याद करवाएगा। तो नेट एसेट्स, ओपनिंग नेट एसेट्स, क्लोजिंग नेट एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो हमारे पास क्या आ रहा है इस ऑप्शन में? 8200 लॉस। Question number 21. What is the correct presentation of a goods written in the financial statement?
B sell goods on credit to a customer at a price of 200. The customer then return 1/4 of the goods. 1/4 means 1/4. 200 का 1/4 क्या होगा? 50. The customer then return 1/4 of the goods to B for a refund as B agreed with the customer that they were defective. What is the correct presentation of the goods returned in the financial statement? Debit sale return credit receivables. Debit, sales return, credit, receivables. और बाकी No. payable और discount allow पे no entry. Question number 22. N is comparing the bank balance on his ledger with the balance on the same day on his bank statement. The two figures are not the same. Which of the following might be reason why the two figures do not agree? Some check that N has paid have not yet been cashed by supplier. Valid reason? हो सकता है ना, अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से दोनों में डिफरेंस आ सकता है, आ सकता है. द पेटी कैश बैलेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट. तो पेटी कैश हम उसके लिए ये वाली कैश बुक नहीं रखते, उसके लिए हम अलग रिकॉर्ड रखते हैं. पेटी कैश सेपरेट होता है. तो पहले के लिए क्या है? वैलिड रीजन. दूसरे के लिए है नॉट अ वैलिड रीजन. और अगर बंदा कोई परेशान हो रहा है तो ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ. तीसरी बात क्या कहता है? अ डिपॉजिट ऑफ कैश from the till on the last day of the year was not processed by the bank until the following day. Valid reason. कहता है आपने पैसे बैंक में डाल दिए थे, आपने इधर ऐड कर दिया था, बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया, उसने नेक्स्ट डे जाके किया, तो उस दिन तो दोनों में कंफ्लिक्ट आएगा. दिस इज अ वैलिड रीजन. ठीक है, अगर आपने दो ऑप्शन ठीक की थी और तीसरा अटेम्प्ट नहीं किया था तो वो सवाल गलत हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 23. H buys goods on credit with a list price of $800. She pays the supplier early and is given an early settlement discount of 5%. What is the correct journal to record the early settlement discount? तो डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री होती है जी? डेबिट पेबल्स क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव 40. Question number 24. On 1st January 20x5, Peter business had net assets means capital. Opening capital आपको बता दिया. During the year, made a profit of 10,400. He donated a private car to business. मतलब capital introduced. And the net asset at the end of the year 48782. Opening capital भी है, closing capital भी है, cash introduced भी है, प्रॉफिट भी है. अब x क्या फाइंड करना है? ड्राइंग्स फाइंड करनी है. तो आपका इस टेस्ट में ये चौथी दफा आप ये इक्वेशन बना रहे हैं और अब आप ये बना चुके हैं तो आप ड्राइंग्स चेक कर लेंगे. 6240. क्वेश्चन नंबर 25. Which three of the following might represent a net debit balance on a ledger account within a business journal ledger? An asset with a debit balance, expense, drawings. ठीक है. अगर दूसरा उसने कहा हुआ नेट ओवर पेमेंट ऑफ बैलेंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो रिसीवेबल से अगर आपने ज्यादा बैलेंस ले लिया है तो अब वो डेबिट बैलेंस नहीं है, अब आपने रिसीवेबल को पे करना है, तो वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. और इसी तरह इनकम भी क्या होती है? क्रेडिट होती है. एक्सपेंस डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, एसेट डेबिट. इससे इजी भी हो सकता था कि प्लीज राइट योर नेम. ये अगर आप लिखते तो आप इससे आसान होता, फिर भी शायद आप गलत ना लिख देते. क्वेश्चन नंबर 26. G has only one business bank account. The balance on the journal ledger for bank at 31st March 20x2 shows a balance of 5678 positive. Which two of the following combination could correctly reconcile the two? Bank balance कितना बता रहा है जी? पॉजिटिव बैलेंस 4450 और उसकी कैश बुक क्या बता रही है? 5678 पॉजिटिव. ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं. कैश बुक का क्या बैलेंस है? 5678. बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस है? 4450. कहता है बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? दो क्या वजह? कहता है ओमिटेड बैंक चार्जेस ऑफ 100 एंड अनक्लियर्ड डिपॉजिट ऑफ
1128, तो इसमें से 100 माइनस कर दें और यहाँ पे कितना ऐड कर दें 11, Do it. तो देखिए ये कितना बनता है 5578, ये भी कितना बनता है 5578, तो दोनों इक्वल हो गए। Yes. यही मसला था, एक तो हमें पता चल गया, उसने क्या कहा था, which two of the following combinations would correctly reconcile the two balances। ठीक, दूसरा देखो, पहला तो हमें एक बात पता चल गई, दूसरी देखें, कहता है अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 780, तो अनप्रेजेंटेड यहां से क्या हो जाएंगे 780 माइनस हो जाएंगे एंड अनक्लियर्ड ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों हम एडजस्ट करें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये दूसरा होता, दूसरे में इक्वल नहीं आ रहे, आप चेक करके देख सकते हैं। तीसरे में कहता है अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 1228, तो इसमें से 1228 माइनस करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, तो ये पहले ज्यादा है, रिकंसाइल नहीं होगा। फिर क्या कहता है ओमिटेड बैंक चार्जेस ऑफ 1228 ओनली, कहता है इसमें से 1228 माइनस करें तो अब क्या बैलेंस आ रहा है, तो ये दोनों फिर एग्री हो गए। Yes. तो उसने कहा था कौन सी ऐसी दो बातें हैं जहां पे ये दोनों कॉम्बिनेशन रिकंसाइल हो जाएंगे, दोनों बैलेंसेस एग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट वही है, पूछने का थोड़ा सा स्टाइल एग्जामिनर आपसे चेंज तो कर सकता है ना, आपसे सिंपल ये तो ना कहे कि बस ये बैलेंस है बताओ, रिवाइज बैलेंस बताओ करेक्ट बैलेंस बताओ। तो अब हमने पहले बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करते थे, इस बार हमने अनप्रेजेंटेड फाइंड कर लिया। इस बार हमने ये देख लिया, बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। उसने कहा ये दोनों में मसला आ रहा है, बताओ दो कॉम्बिनेशंस बताओ जहां पे दोनों एग्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, which two of the following are qualitative characteristics। अब यहां पे देखो, अगर वर्ड यूज होता फंडामेंटल क्वालिटेटिव तो फिर दो बातें कौन सी आनी थी, रेलेवेंस एंड फेथफुल। अब यहां पे सिर्फ क्वालिटेटिव का है, तो क्वालिटेटिव में अक्रूवल कंसेप्ट होता है, फेथफुल क्वालिटी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, मटेरियलिटी अकाउंटिंग कंसेप्ट है, वेरिफाइबिलिटी क्वालिटी है। तो वेरिफाइबिलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और अगर फंडामेंटल होता तो रेलेवेंस एंड फेथफुल। ठीक है, ये मैंने आपको एक पूरा दिन इन कंसेप्ट के ऊपर लगाया है, एक दिन हमने पूरा इस पे बात की है। क्वेश्चन नंबर 28, B discovered shortly after his year end of 31st March 20x4 that a check of 260 from a customer has been returned by the customer bank without payment. B believes that the debt is still fully recoverable, so wishes to show the full amount in the statement of financial position. तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है ये क्या हरकत हुई है, ये क्या काम हुआ है। यहाँ पे कस्टमर से आपने चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक ने वो चेक वापस भेज दिया और आपको ये बिलीव है कि वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे। तो ये कौन सा चेक है, ये डिसऑनर चेक है, और डिसऑनर चेक की आपसे डबल एंट्री पूछी है। तो अब डिसऑनर चेक की डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट बैंक। फाइनेंशियल पोजीशन में उसमें लिखना है, डिसऑनर चेक को फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं। देखिए आपके रिसीवेबल्स काम में जाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है कि नहीं, तो इरिकवरेबल डेट्स में आके हम क्यों एंट्री फाइनेंशियल बट पोजीशन में। इरिकवरेबल वो है ही नहीं, क्योंकि हम ये बिलीव कर रहे हैं मुझे आपने चेक दिया, ठीक है, वो मेरे पास बैलेंस नहीं आया, मैंने वो चेक आपको वापस कर दिया, तो अब मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं रिसीवेबल्स को बढ़ाऊंगा, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट बैंक, राइट ऑफ तो नहीं करूंगा क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना, बी बिलीव दैट द डेट इज स्टिल फुली रिकवरेबल, सो विशेस टू शो द फुल अमाउंट ऑफ 260 इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप अपने रिसीवेबल में 260 ऐड कर देंगे बैंक को, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आई इस सवाल से कि ये क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताओ डिसऑनर चेक की एंट्री लिखो, 260 का चेक डिसऑनर हो गया, तो आपने फौरन भाग के लिखना था डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट बैंक। यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट में उसने थोड़ी सी कहानी लिखी है जो कि आपको समझ नहीं आई। डिसऑनर चेक हमने रिसीवेबल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने हैं ना, तो इस चेक की एंट्री क्या होगी जो वापस आए, वो ये पूछ रहा है कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डबल एंट्री हो रही है वो अल्टीमेटली कहां पे जा रही है, उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अगेन व्हाट एडिशनल कैपिटल डिड एल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस इन द ईयर एंडेड 30 जून 20x4। नेट एसेट्स आपको दिए गए हैं
क्लोजिंग नेट एसेट्स दिए गए हैं, ओपनिंग नेट एसेट्स दिए गए हैं, प्रॉफिट दिया गया है, ड्राइंग्स पर मंथ दी गई हैं। Yes, ये बड़ा अब देखो ड्राइंग पर मंथ है तो हमने एनुअल ड्राइंग्स किस तरह लेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 12। एक साल में आपके यहाँ भी 12 ही महीने होते होंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो सब कुछ दिया गया है, सिर्फ क्या नहीं दिया? एडिशनल कैपिटल नहीं दिया। ओपनिंग भी है, ड्राइंग्स भी हैं, ठीक है, सर वो कैश इंट्रोड्यूस कैश इंट्रोड्यूस। Last question, question number 30. In the period ended 30th April 2023, Z has introduced a purchase invoice with the correct value of 760 in the purchase day book as 670। आपने परचेज डे बुक में कम रिकॉर्ड किया। जब परचेज डे बुक में कम रिकॉर्ड करेंगे, सुन लो, जब परचेज डे बुक में कम रिकॉर्ड करेंगे तो पेएबल भी कम हुए, एक्सपेंस भी कम हुआ है। तो कहता है जी बिफोर करेक्टिंग दिस एरर, तो जब हम एरर को करेक्ट नहीं करेंगे तो बताओ क्या इफेक्ट होगा? तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रॉफिट इंक्रीज हो तो कैपिटल भी इंक्रीज होता है। मैंने आपसे कहा था कि आपसे इस पेपर में बार बार इन दोनों पे इफेक्ट पूछेगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो नेट एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो नेट एसेट्स भी डिक्रीज होते हैं। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारा टेस्ट 1 था जिसमें आज हमने क्या डिस्कस किया? अकाउंटिंग इक्वेशन को बार बार देखा, प्लस हमने बैंक रिकंसिलिएशन देखा, प्लस हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखे और आपने देखा कि कितना सिंपल सा टेस्ट था। और अब हम टेस्ट 2 में नॉन करंट एसेट्स और प्रोविजंस जो कि अभी आप टेस्ट देंगे और फिर हम कल उसे डिस्कस करेंगे।